हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के टर्म 1 के एग्ज़ाम हो चुके हैं। होप आपके बढ़िया हुए होंगे वो सब एग्ज़ाम्स। क्लियर। तो अब आप आगे एक नए स्टेप की तरफ फॉरवर्ड हो सकते हैं, जो कि आने वाला एग्ज़ाम है एनटीएससी स्टेज 1। अलग अलग स्टेट में अलग अलग डेट है, बट मोर एंड लेस बात करूँ तो 1 मंथ्स का टाइम अभी अपने पास है। 1 मंथ का अपने पास टाइम है। आप आराम से क्रैक कर सकते हो, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। भले ही आपने सीबीएसई का अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। और इस टाइम इंटरवल में आप क्या कर सकते हो? आप बोलो सर अलग अलग बुक्स सॉल्व कर दूँ, आर डी शर्मा सॉल्व कर दूँ, मैथ्स में बात करूँ आर एस अग्रवाल सॉल्व कर दूँ, या कोई एमटीजी की बुक और अलग है सर वो सॉल्व कर दूँ। तो बुक्स के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। आप सबसे बेस्ट तरीका है मैथ्स और मेंटल एबिलिटी के लिए बात करूँ, इवन दूसरे सब्जेक्ट्स में भी आप क्या कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा लो। पिछले 4 से 5 साल के प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन उठा लो। पहले आपके स्टेट के कर दो, फिर आसपास वाले जो भी जैसे अलग अलग स्टेट के उनके कर लो, है ना। तो बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इवन बुक्स भी मार्केट में अवेलेबल है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर। तो अब दूसरा बच्चों का डाउट ये रहता है कि सर मैंने तो कुछ चैप्टर्स पढ़े ही नहीं है, है ना। और कुछ चैप्टर में मैंने 9th में बच्चे बोलते कि सर मेरा पूरा कोविड में चला गया था, तो हमने मतलब उतनी अच्छे से एफर्ट से पढ़ाई नहीं की थी। तो बेटा जो भी आपने चैप्टर्स पढ़े हैं, है ना, उनके क्या करो, जो जो चैप्टर्स पढ़े हुए आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो उसके डायरेक्ट क्वेश्चन करिए। अदरवाइज जिस चैप्टर में भी डाउट है, तो कुछ चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और अपलोड हो जाएंगे बचे हुए, तो वो चैप्टर वहाँ से आप देख लो, देन आपकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हमारे चैनल पे अवेलेबल है कंटेंट। तो अभी मैं एक नई आपके लिए सीरीज़ लेके आया हूँ, क्विक रिविज़न सीरीज़ बोल दो आप, ठीक है। मैथ्स में ये करने वाला हूँ मैं। मैथ्स में जितने भी चैप्टर्स है उसकी मैं हर चैप्टर का अलग अलग वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। और उस वीडियो में क्या होगा, है ना, बच्चे बोलेंगे सर आप पूरा पढ़ा दोगे कि, तो वो तो बेटा पॉसिबल नहीं है। एक एक रिवीजन वीडियो है। तो सपोज आपने 9th क्लास का नंबर सिस्टम पढ़ रखा है, या फिर 9th क्लास में पॉलिनोमियल पढ़ रखा है, सर्कल पढ़ रखा है, तो अभी आपको रिवीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। सर मैंने पूरा पढ़ा हुआ है, अच्छे से पढ़ा हुआ है, बट मैं थ्योरी भूल गया हूँ, थोड़ा थोड़ा थ्योरम्स भूल गया हूँ, उसके स्टेटमेंट भूल गया हूँ। तो उसके लिए ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मेरे जितने भी वीडियोस आने वाले हैं उसमें मैं क्या करने वाला हूँ वो आपके लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। आप इस भरोसे मत बैठ जाना कि सर ने ये करवा रहे तो मतलब सब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, ये रिवीजन प्लान है, ठीक है। रिवीजन का मतलब आपको मैं पूरी थ्योरी बताऊंगा और उस थ्योरी के बेस पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व नहीं कराऊंगा, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि मैंने क्वेश्चन लिया उसको सॉल्व करना है, उसके लिए तो मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन भी नहीं करवाऊंगा, क्योंकि जितने भी वीडियोज डाल रखे हैं मैंने, आप हर एक प्ले लिस्ट में जाके चेक करना। तो एंड में 1 से 2 लेक्चर, है ना, वो चैप्टर पर डिपेंड करता है। एक बड़ा चैप्टर है तो 1 से 2 लेक्चर में, या फिर हो सकता है मोर देन 2 लेक्चर भी हो, वहाँ पर मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस कर रखे हैं एनटीएससी स्टेज 1 के। तो आप वहां से देख सकते हो, यहाँ पे वेट करने की जरूरत नहीं। बट हाँ, ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। मतलब आपको बहुत कम टाइम में, इवन आप बुक्स भी लेके बैठोगे तो भी हो सकता है कि ज़्यादा टाइम लग जाए, और आप इस वीडियो के थ्रू बहुत फास्टली टोटल आप रिवाइज कर सकते हो उस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी को, ठीक है। थ्योरी में पूरी टच करूंगा, बट थोड़ी सी फास्ट चलेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि डिटेल में जाऊंगा मैं, है ना। इतना आप भी समझ सकते हो, क्योंकि बच्चों की कुछ क्वेरीज भी थी, वो बोले थे कि सर ऐसा कुछ शॉर्ट टाइप में वीडियोस लाइए ताकि हमें बेनिफिट हो, क्योंकि बच्चा 10th में होता है तो 9 के चैप्टर्स भूल जाता है ना। तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आज मैं चैप्टर लेके आया हूँ नंबर सिस्टम और रियल नंबर, दोनों ही बेटा आपके, सिंपल सी बात करूँ तो नंबर सिस्टम का ही पार्ट है, ठीक है। दोनों ही नंबर सिस्टम का पार्ट है, ठीक है। रियल नंबर आपका 10th में आता है, नंबर सिस्टम आप 10th में पढ़ते हो और 9th में पढ़ते हो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम में बात करूं तो सबसे पहले नंबर्स होते हैं। नंबर्स में आपको सिंपल सा पता होगा, नेचुरल नंबर एन से स्टार्ट होता है, जो होता है 1 2 3 4 5 सो ऑन होता है ना। डब्ल्यू से होता है होल नंबर, इंटीजर को आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जेड से भी रिप्रेजेंट करते हैं। देन आपका आता है रेशनल नंबर को क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इरेशनल नंबर को क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर में आपको पता होना चाहिए रेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिसको मैं p/q की फॉर्म में लिख पाऊँ और p नॉट इक्वल टू 0 हो।
P नॉट इक्वल सॉरी Q नॉट इक्वल टू 0 हो तो मैं उसको क्या बोलता हूँ, रेशनल नंबर। और यहाँ पे एक और डेफिनेशन में होता है P Q दोनों को प्राइम्स होने चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। बाकी प्राइम नंबर में एग्जैक्टली टू डिफरेंट फैक्टर होने चाहिए, या फिर सिंपल लैंग्वेज में देखें तो जो नंबर जैसे 13 लिया तो उसमें उस नंबर का डिवाइड होना चाहिए, और सॉरी उस नंबर का और 1 का ही डिवाइड होना चाहिए, उसके अलावा किसी का भी डिवाइड नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसमें इंटीजर और जेड में बात करूँ, यानी इंटीजर या मतलब इंटीजर को आई और जेड से रिप्रेजेंट करते, तो इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पता है, माइनस में होंगे, सपोज -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 सो ऑन चलते जाएंगे, ठीक है, ये चलते जाएंगे। तो ये वाले इंटीजर, इनको क्या बोलते हो, होल नंबर भी बोल सकते हो, होल नंबर बोल सकते हो, ठीक है। हाँ होल नंबर हो गए, है ना। इस होल नंबर को दूसरा नाम बोलते नॉन नेगेटिव इंटीजर। कहीं स्टेटमेंट की फॉर्म में यूज हो जाए तो काम आ सकता है, ठीक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। और ये इंटीजर को बोलते हैं आई माइनस या जेड माइनस, नेगेटिव इंटीजर्स बोलते हैं, ठीक है। और ये वाले को बोलते हैं अपन पॉजिटिव इंटीजर, आई प्लस और जेड प्लस, कोई भी लिख लो, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख लो तो चल जाएगा। जीरो का कोई भी साइन नहीं होता है, ये ध्यान रखना, न पॉजिटिव होता है न नेगेटिव होता है, ठीक है। रेशनल नंबर, इरेशनल, इसमें अभी डेसिमल वाले भी आएंगे, डेसिमल वाले भी अपन डिस्कस कर लेंगे। इसको मैं थोड़ा सा ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये देखो नेचुरल नंबर थे, ठीक है। नेचुरल नंबर में क्या क्या आता है, 1 2 3 सो ऑन आता है, ठीक है। अब नेचुरल नंबर में क्या करा मैंने, 0 और इंक्लूड कर दिया तो मेरा होल नंबर बन गया। फिर मैंने क्या करा डियर, होल नंबर में क्या करा मैंने, नेगेटिव नंबर और इंक्लूड कर दिए, -3 -2 -5 -1, तो ये आपका बन गया इंटीजर बन गया। फिर मैं क्या करता हूँ, इस इंटीजर में कुछ फ्रैक्शन ऐड कर देता हूँ, और फ्रैक्शन भी नेगेटिव और पॉजिटिव वाले दोनों, ठीक है। -3/2 -4/3 2/3, तो ये बन गया आपका रेशनल नंबर Q, ठीक है। उसके बाद आपका इरेशनल का ग्रुप अलग होता है जिसको Q बार से रिप्रेजेंट करते हो, है ना, √3 √5 पाई क्यूब √3, ये सब होते हैं, ठीक है। तो ये आपके रेशनल नंबर सॉरी ये नंबर्स के पार्ट हो गए। ये दोनों मिलके, इन दोनों को मिला लो तो वो बोला जाता है रियल नंबर, ठीक है डियर। ये दोनों रियल नंबर अपन डिस्कस करते हैं 10 तक में, वो अपन रियल नंबर के बारे में ही बात करते हैं, है ना। तो रियल नंबर में ये हो गया, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों डिफरेंट होते हैं, उसमें कोई भी इंटरलिंक नहीं होता है ना, ध्यान रखना। इरेशनल रेशनल में कोई कॉमन नहीं होता है, बाकी में थोड़ा थोड़ा कॉमन चीज़ें होती है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं आगे डेसिमल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, ठीक है। तो डेसिमल में देखो तो आपके पास 3 टाइप के नंबर होते हैं, ठीक है, फटाफट देख लो। जैसे मेरे पास 3.21, ठीक है, 3.212121 सो ऑन, ठीक है, 3.21 2 3 1 5 6 7 9 ये होते हैं, ठीक है डियर। तो एक तो होता है टर्मिनेटिंग, इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरे वाले को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है बट रिकर हो रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है। देन लास्ट वाला बनता है आपका डियर नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके डेसिमल होते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इसको अपन ये भी लिख सकते हैं 3.21 पे बार, 21 के बार यानी वो रिपीट हो रहा है। ये दोनों जो होते हैं ये रेशनल नंबर होते हैं, ये क्या होते हैं, रेशनल नंबर। और ये वाला जो होता है ये होता है डियर इरेशनल नंबर।
ये रेशनल नंबरों के टाइप होते हैं दोनों, और लास्ट वाला होता है इरेशनल नंबर। ठीक है, और देखो दोनों ही रेशनल नंबर है तो दोनों को p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो। इसको तो क्या लिख सकते हो 3.21, ये पॉइंट हटा दिया तो 100 आ गया, तो ये आपका p बाई क्यू की फॉर्म है। इसको भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या शॉर्टकट है वो अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, तो अब देखो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, तो अपन जो रेशनल है इरेशनल उसको याद रख सकते हो नॉन नॉन वाला रेशनल। ठीक है, जो नॉन नॉन है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जैसे इसके एग्जांपल देखोगे आप तो पाई नॉन टर्मिनेटिंग, ये ध्यान रखना पाई जो है वो आपका इरेशनल होता है और 22/7 रेशनल होता है। ध्यान रखना, ये बच्चे बहुत मिस्टेक करके आएंगे। इफ सपोज किसी ने बोला 22/7 क्या होगा, तो पहला ऑप्शन आपको इरेशनल देगा और दूसरा देगा रेशनल, तो बच्चे के दिमाग में पाई घूमेगा, तो पाई की वजह से वो बोलेगा कि पाई है पाई इरेशनल होता है, 22/7 को भी इरेशनल लिखा है, बट 22/7 इरेशनल नहीं है, वो रेशनल है, जो बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला केस है। बट पाई की बात एक्चुअली में क्या होता है 22/7 एग्जैक्ट पाई के इक्वल नहीं होता है, अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है कुछ डेसिमल्स तक, तो अपन पाई इक्वल टू लिख लेते हैं 22/7। ठीक है, तो ये बात अपने को ध्यान रखनी है। नॉन नॉन वाला है वो इरेशनल है, बाकी आपका रेशनल है। क्लियर, आगे मूव करते, आगे अपन बात करते हैं इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन समझा देता हूं, बाकी आप करते रहना, और बाकी मैंने डिटेल में उसमें करवा रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन लेता हूं, आसान रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, इसको p बाई क्यू की फॉर्म में लिखना है। तो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे तो कहीं पे भी डेसिमल नहीं आएगा वापस, ये बार बोलते बाहर भी कहीं अपन लिखेंगे नहीं p बाई क्यू की फॉर्म। ठीक है, बाकी आपने लॉन्ग मेथड पढ़ा हुआ होगा तो वो लगा सकते हो, बट शॉर्टकट आप करोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आप पहले क्या करो, इस नंबर को पूरा लिख लो बिना बार और डॉट के। तो मैंने लिखा सर 3213। ठीक है, 3213 क्या करा, बिना डॉट बिना बार के पूरा नंबर कंप्लीट लिख लिया, बिना डॉट बिना बार पूरा नंबर लिख लिया, माइनस। अब बार के ऊपर हाथ रखो, बार के ऊपर हाथ रख लो तो नंबर क्या बचा 3.2। मैंने क्या बोला, पॉइंट और बार कभी वापस नहीं लिखेंगे, तो बार के ऊपर हाथ रखा तो नंबर क्या बचा 3.2, तो अपने को पॉइंट नहीं लिखना है, सिर्फ 32 लिखना है। ठीक है, बार के ऊपर हाथ रखा है, पॉइंट को भूल जाओ, ऐसा बोलो, बार के ऊपर हाथ रखो, पॉइंट को भूल जाओ, पॉइंट को भूल गया तो 32 बचा, तो -32 अपॉन कितने डिजिट पे बार है, डेसिमल के बाद, आफ्टर डेसिमल, ध्यान रखना ये बात, आफ्टर डेसिमल के बाद कितने पे बार है, 2 डिजिट पे बार है, तो उतने 9। कितने पे बार नहीं है, 2 डिजिट पे बार है तो उतने 9, और कितने पे बार नहीं है, 1 डिजिट पे बार नहीं है तो 1 0। ध्यान रखना बच्चा इसको भी 0 कर देगा, ध्यान रखना डेसिमल के बाद देखना है, जितने डिजिट पे बार हो उतने 9, उतने 0 जितने पे बार नहीं हो। ठीक है, वापस बताए पूरा एज इट इज लिखो, बार पे हाथ रखो, नंबर को माइनस करो, अपॉन में डेसिमल के बाद जितने डिजिट पे बार है उतने 9, जितने नहीं है उतने जीरोज लगा दो। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया। रेशनल और इरेशनल नंबर में आपका टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में बात कर लिया। ठीक है, बाकी आपका आता है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, तो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने वाला कोई वैल्यूबल नहीं है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। ये पूछ भी लेंगे तो आप देख लेना, वो तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सपोज मैंने ये बना दिया, 0 ले लिया, 1 ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे इसके 5 पार्ट कर दिए, जितने भी करे 1 2 3 4 5 6 पार्ट कर दिए। मैंने 6 पार्ट कर दिए और 7 कर लेता हूँ, चलो ठीक है, 7 पार्ट कर दिए। मैंने बोला ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, ये नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ये नंबर रिप्रेजेंट करवाना है, तो ये क्या होगा 1 प्लस, ठीक है, ये कितने कौन से पार्ट पे लिखा हुआ है 1 2 3 पे 3 अपॉन टोटल कितने पार्ट थे 7। ठीक है, तो आपको ये इन्वर्स ही जाना है, 1 + 3/7, इसको और सिंप्लीफाई लिख करके लिखोगे तो 1 इंटीजर 3/7 हो जाएगा, है ना। तो ये वैसे वो नंबर सीरीज वाले ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, रिप्रेजेंटेशन वाले सपोज आ भी जाए तो देख लेना। ठीक है, बाकी आपको थोड़ा सा ध्यान रखने मेथड थे अपने, स्पाइरल मेथड होता है एक नंबर सीरीज नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का, एक ज्योमेट्रिकल मेथड होता है ना, वो भी मैंने पढ़ा रखा है, तो वो भी आप वहाँ से देख सकते हो, देखना चाहो तो क्या होता है ज्योमेट्रिकल मेथड। ठीक है, बाकी वैसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, क्योंकि क्या अपने को इसमें कुछ रिप्रेजेंट करना तो पूछेंगे नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके एनटीएससी में।
आगे देखते हैं, आगे अपन बात करते हैं, अपन ने बात कर लिया डेसिमल की फॉर्म में बात कर लिया, फिर अपन ने कुछ एक नंबर से रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर देख लिया ना। उसके बाद बात करते हैं सर्ट्स, ठीक है। सर्ट्स क्या होता है? सर्ट सिंपल सा ये होता है, ये होता है, इसको क्या लिख सकता हूं, a की पावर 1/n, ठीक है। n क्या होता है? जो इरेशनल नंबर। सर्ट्स होता क्या है आपका? स्पेशल टाइप ऑफ इरेशनल नंबर होता है जो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है। यहाँ पे क्या n को क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ सर्ट, ऑर्डर ऑफ सर्ट, ठीक है डियर, है ना। ये ऑर्डर ऑफ सर्ट्स होगी, ठीक है। तो ये ऐसा कोई भी हो, √5, √3, √7, 4√13, तो ये सब सर्ट्स के टाइप हो गए, ठीक है। तो ये आपके सब सर्ट्स हो गए, तो ये सर्ट्स होते हैं, सिंपल सा। बट इसका इतना वैल्यू नहीं है थ्योरी का। इसका मेन कॉन्सेप्ट, सपोज दो सर्ट्स को ऐड करना है, ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। जैसे मेरे को बोला √3 प्लस √2 करो, ठीक है, या फिर माइनस करो, तो ये आप आगे परफॉर्म नहीं कर पाओगे, ठीक है। कोई भी सर्ड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है तो वो सर्ड सेम होना चाहिए। सेम सर्ड को आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सपोज मैं बोलूँ सर √3 प्लस √3 करो, तो हाँ इसको कर सकते हो। इसको ये बोल सकता हूँ, एक बार √3 एक बार √3, तो कितने हो गए? 2√3, है ना। या फिर ऐसा बोल दो √3 को x मान लो, तो x प्लस x कितना हो गया? 2x, ठीक है। और x वापस लिख लो √3, है ना। तो ऐसे आप सर्ड को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। 3√7 माइनस 2√7, तो इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 3 माइनस 2 यानी 1 हो गया, ठीक है। इसमें एक और बात बता देता हूं, सपोज यहाँ पे सर्ट्स के यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसका मतलब उसकी ऑर्डर कितनी है? 2 है, क्योंकि √7 को क्या लिखते हैं? 7 की पावर 1/2, यानी बाय डिफॉल्ट उसकी ऑर्डर 2 होती है इफ यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ होता है तो, ठीक है। और सॉल्व करना है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 9√3 माइनस 16√3, ठीक है। तो अब देखो सिर्फ नंबर को सब्ट्रैक्ट कर दो, सर्ड सेम है √3, तो आप सब नंबर को 9 माइनस 16 कितना होता है? माइनस का 7, तो -7√3, तो ये आपका सर्ड्स हो गए, ठीक है। तो ये सर्ड को ऐड या सब्ट्रैक्ट करा, ये अपने क्या करा? ऐड और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सिमिलरली मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करना है आपको, मल्टीप्लाई या फिर आपको डिवाइड करना है, तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करना है तो सर्ड का ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए डियर? ऑर्डर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे मेरे को बोला √3 इंटू √2 करो, तो कर लो आराम से, क्योंकि दोनों का ऑर्डर कितना है? 2 है, तो ऑर्डर सेम हो गया, तो √6 हो जाएगा। सिमिलरली √3 इंटू √7 करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो रे बाबा, √27 हो जाएगा, है ना। क्योंकि सर्ट्स का ऑर्डर सेम है तो दोनों को आप आराम से प्रोडक्ट कर सकते हो, ठीक है। सेम आपका डिवाइड में भी कर सकते हो, √16 अपॉन √4, ठीक है। तो देखो सर्ट का ऑर्डर सेम है तो दोनों को कॉमन में ले लो और डिवाइड कर दो, ठीक है। तो ये क्या बन गया डियर? √4, ठीक है। तो सर्ड का ऑर्डर सेम है तो उनको अपन ऐड ऐसे कर सकते हैं। अब इफ आपका ऑर्डर सेम नहीं है, ठीक है, जैसे मेरे को करना है सर √2 इंटू √3, सर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, बट आपने तो बोला ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर तो सेम नहीं है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो ऑर्डर सेम बनाना है। ऑर्डर क्या बनाना है? सेम, ठीक है। ऑर्डर सेम ये कैसे बनाना है? ऑर्डर सेम कैसे बनाओगे? ठीक है, तो क्या करना है, देखो ये 2 है, अब बताओ दोनों का ऑर्डर सेम बनाना। ऑर्डर सेम क्या बनेगा? यहाँ पे कुछ नहीं है तो बाय डिफॉल्ट 2 होगा। ये बात समझ में आ रही होगी आपको। मैंने बोल दिया था कि इफ सर्ड्स के वहाँ पे ऑर्डर कुछ मेंशन नहीं करी हुई है तो वो बाय डिफॉल्ट आपकी 2 होती है। तो डियर यहाँ पे 2 हो गया, है ना, यहाँ पे 3। अब दोनों के सर्ड का ऑर्डर सेम बनाना, तो ऑर्डर जब भी सेम बनाना है तो वो सेम बनाया जाता है 6, है ना। ऑर्डर को सेम कितना बनाया जाएगा? 6, मतलब एलसीएम, 6 नहीं बोलूँगा, एलसीएम। 2 और 3 का एलसीएम क्या है? 6, तो 6 बनाना है। तो बताओ इसको 6 बनाना है, इसको सपोज 6 बनाना है तो मल्टीप्लाई 3 से कर दूं क्या? तो जो मल्टीप्लाई किया वो का वो पावर में चढ़ा दो, ठीक है। जो मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 6 बनाना है तो
तो किससे मल्टीप्लाई करूँ, 2 से, वो का वो पावर में चढ़ा दो, तो हो गया खत्म। ये कितना हो गया 6 रूट 8 और ये हो गया 6 रूट ऑफ 29। बट अब प्रोडक्ट कर दो 6 रूट ऑफ 72। समझ में आया? सर्ड का ऑर्डर सेम होना जरूरी है इफ दो सर्ड को प्रोडक्ट या डिवाइड कर रहे हो। तो मैंने ऑर्डर सेम करना भी आपको बता दिया है, आपको समझ में आ गया होगा। ऑर्डर सेम क्या होगा, पहले दोनों का एलसीएम ले लो, तो 6 मिला, 6 बनाना है तो इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करो, 3 से, तो वो का वो पावर में चढ़ा दो। और यहाँ पे इसको 6 बनाना है तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करो, 2 से मल्टीप्लाई करा था, वो का वो पावर में चला जाएगा। तो ऑर्डर सेम बनाने का यही तरीका है, कोई भी दो सर्ड के ऑर्डर सेम बनाने का। अभी ऑर्डर सेम बना के आगे में कुछ और एक और क्वेश्चन कराने वाला हूं, वो मल्टीप्लाई का नहीं है बट उसमें भी काम अपना है ऑर्डर सेम बनाना। तो ऑर्डर सेम बनाने का ये सिंपल तरीका है कि 3 नंबर कोई भी एक, यहाँ पे एक सर्ड हो, 2 सर्ड हो, 3 सर्ड हो, कितने भी सर्ड्स हो, उनके ऑर्डर ऐसे ही सेम बने जाते हैं। ठीक है, चलो तो ठीक है, अब ये ऑर्डर सेम बनाना सीख लिया। अब मेरे को कंपेयर, है ना, आगे है डियर कंपेयर ऑफ सर्ड्स। ठीक है, कंपेयर ऑफ सर्ड, कंपेयर ऑफ सर्ड, दो सर्ड का कंपेयर कैसे करोगे, तो कंपेयर करना, जैसे मेरे को बोला √2 और √4 में √5 में बताओ कौन बड़ा है, बच्चा बोलेगा सर √5 बड़ा है, क्यों, क्योंकि दोनों का सर्ड का ऑर्डर सेम है और जो नंबर बड़ा होगा वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, इफ ऑर्डर सेम है तो जो नंबर बड़ा है वो आपका बड़ा हो जाएगा। जैसे बोलो ³ √5 और ³ √3, इसमें कौन बड़ा है, कि ³ √5 बड़ा है, क्योंकि सर देखो इसका ऑर्डर बड़ा है, सॉरी ऑर्डर सेम है तो नंबर जो बड़ा होगा बड़ा हो गया। अब मैंने बोला बताओ रे √2 और ³ √3 में कौन बड़ा है। अब बच्चा कंफ्यूज हो गया, सर अब तो आपने कंफ्यूजन कर दिया क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम नहीं है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंस है, दोनों का ऑर्डर डिफरेंट हो गया तो सर्ड को कंपेयर कैसे कर पाओगे। तो अब जब ऑर्डर डिफरेंट आया है ना, ऑर्डर इसमें यार वापस कंपेयर ऑफ सर्ड, ऑर्डर मस्ट बी सेम, इसमें भी सेम फंडा लग रहा है, ऑर्डर मस्ट बी सेम, आपका ऑर्डर सेम होना बहुत जरूरी है। यहां पे भी ऑर्डर सेम बनाना है। अब इन दोनों का ऑर्डर क्या सेम बनेगा, एक 3 है एक 2 है, तो क्या बनेगा, ये 2 है ये 3 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 2 है, दोनों का ऑर्डर क्या बनेगा रे, 2 और 3 का एलसीएम 6, तो 6 बना दो रे, 3 पावर में चला, 2 पावर में चला, तो ये बना डियर 6 रूट ऑफ 8 और ये बना 6 रूट ऑफ 9। तो कौन बड़ा है रे, ये बड़ा है, तो ये आपका बड़ा हो गया। समझ में आ रही बात? तो मतलब आपको ऑर्डर सेम बना लिया तो फिर तो आप सब काम खेल गए। ठीक है, तो ये ऑर्डर सेम बना के ऐसे सॉल्व करना है। ये दो सर्ड से, ये दो सर्ड से, मैं सपोज 3 सर्ड लेता हूँ, √2, ³ √3, 4 चलो 3 ले लिए मैंने तो। ठीक है, अब तीनों के ऑर्डर सेम बनाने सर, तो तीनों के बना दो, क्या दिक्कत है रे, 2 ³ √3 और 4 अब देखो तीनों का ऑर्डर सेम बनाना है, तो तीनों का ऑर्डर सेम बनाना है तो तीनों, यहाँ बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं है तो क्या है 2 है ना, तो 2 लिख लेता हूँ मैं पहले। ठीक है, अब तीनों का ऑर्डर सेम बनाना, तो ऑर्डर सेम बनाना, तीनों का एलसीएम लिया, 2 3 4 एलसीएम ले लेना, 12 आ जाएगा, तो 12 आया तो 12 बनाना, 6 से मल्टीप्लाई 6 पावर में, 4 से मल्टीप्लाई 4 पावर में, 3 से मल्टीप्लाई 3 पावर में, बस खत्म। अब बना लो, ये क्या बना रहे, ये क्या बना रहे, 6/12 रूट ऑफ ये 2 की पावर 6 यानी ये 64 हो जाएगा। ठीक है, ये 12th ये हो जाएगा 27 81 हो जाएगा। ठीक, कैलकुलेशन देख लेना एक बार, 12 64। अब देखो मजेदार बात, ये दोनों तो इक्वल ही हो गए डियर, है ना, मतलब ऐसे कंपेयर ऐसे ही होना है। अब देखो फर्स्ट और लास्ट अनफॉर्चुनेटली इक्वल आगे, जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल आए, डिफरेंट भी आ सकता है, तो यहाँ पे तो अनफॉर्चुनेटली इक्वल आगे, तो ऐसा बोल सकता हूँ √2 इक्वल टू 4√4। अब बड़ा कौन है, ये बड़ा है सबसे, ³ √3, तो मीन ³ √3 आपका बड़ा हो गया। बस आसान सा क्वेश्चन है, इजीली सॉल्व करो, खत्म करो कहानी बस। ठीक है डियर, चलो ये आपके सर्ड्स का कंपेयर वाली बात हो गई। आगे आता है रेशनलाइजेशन, सबको पता है। ठीक है, रेशनलाइजेशन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, मैं बता दूंगा रेशनलाइजेशन कैसा होता है, बट प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है, रेशनलाइजेशन क्या होता है ना, जैसे क्या होता है, कोई इरेशनल नंबर है, उसको कुछ मल्टीप्लाई करा,
तो मेरे को रेशनल मिल गया। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस कहलाता है रेशनलाइजेशन। ठीक है, और जिससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो कहलाता है रेशनलाइजेशन फैक्टर। आरएफ बोल दो, जिससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है वो रेशनलाइजेशन फैक्टर कहलाता है। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, कोई भी कहीं पे भी आ जाए। ठीक है, तो जैसे मैंने बोला √50, सर इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर बताओ। रेशनलाइजेशन फैक्टर बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको √50 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50 आंसर आ जाएगा, है ना, रेशनल आ गया। बट अलग अलग हो सकते हैं, उससे बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वो चेक करना पड़ेगा। तो इसमें जनरली ये पूछा जाता है स्मॉलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर, तो सबसे छोटा क्या नंबर से मल्टीप्लाई करूं ताकि रेशनल मिल जाए। मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूं, √2 से मल्टीप्लाई करा तो √100 बना, तो √100 का रूट निकालोगे तो 10 बना। हाँ सर बन गया। तो ये आपका √50 का रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या हुआ, √2 हो गया। तो √2 आपका रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √50, स्मॉलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर। ध्यान रखना ऐसा क्वेश्चन दिया कभी, सपोज मेरे को ये क्वेश्चन बनाने के लिए बोला कि सर √50 का रेशनलाइजेशन फैक्टर का एक क्वेश्चन बनाओ, तो मैं ये लिखूंगा स्मॉलेस्ट रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ √50 और पहला ऑप्शन डालूंगा √50। तो बच्चा क्या करेगा, सर √50 रेशनलाइजेशन फैक्टर चाहिए, √50 मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया, तो ये तो कंप्लीट हो गया। नहीं, वो गलत हो जाएगा आपका। तो आपको √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका √100 बनेगा, तो 10 बनेगा आपका नंबर। तो ये √2 आपका क्या हुआ, ये आपका क्या हुआ डियर, रेशनलाइजेशन फैक्टर। ठीक है, और अपन जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ये तो रेशनलाइजेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। अपन पढ़ते हैं रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर क्या होता है, ये √2। अब रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, रेशनलाइजेशन का मतलब होता है इरेशनल को रेशनल बनाना। अब यहाँ पे रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का मतलब डिनोमिनेटर को रेशनल बनाना है। तो बताओ इसको क्या करो, √2 से मल्टीप्लाई करो, √2 से डिवाइड करो, तो ऊपर बन गया 7√2, नीचे बन गया 2। ये इसका रेशनलाइजेशन होता है। ठीक है, और रेशनलाइजेशन वाला सबसे बड़ा अच्छे क्वेश्चन ये ऐसे बनते हैं। इसको रेशनलाइज कैसे करा जाता है, इसको क्या करो, इसके ऑपोजिट साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ठीक है, तो डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में क्या बना 2 - √3, नीचे हमेशा ये बनेगा a + b a-, हमेशा a + b a- बनेगा। तो जो कि होता है डियर a² - b²। तो a² यानी 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर, तो नीचे बन गया आपका 1। ठीक है, तो ये रेशनलाइजेशन है। रेशनलाइजेशन के बारे में, टॉपिक के बारे में बात करूंगा तो इतना ही मोटा मोटा तौर पे अपना रेशनलाइजेशन है। अब इसके बेस पे क्वेश्चन नो डाउट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा। आपको वो उसके लायक जो क्वेश्चन है वो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। और क्वेश्चन चाहिए तो मैंने जो रेशनलाइजेशन नंबर सिस्टम में जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हो। वहाँ से आप चेक कर सकते हो कि क्या क्वेश्चन सर ने करवाए हुए हैं। क्लियर, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करिए यार। डाउट हो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पे अपने डाउट पूछिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा बहुत जल्दी। जितना जल्दी पॉसिबल होगा उतना फास्ट मैं आपको रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। ठीक है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन शेयर करिए, वहाँ करिए। बट रेशनलाइजेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, वो मैं नहीं करा सकता हूँ इस क्विक रिवीजन में। ठीक है, क्विक रिवीजन का मतलब यही है ना, सब मैं करवा दूंगा तो फिर लेक्चर का मतलब क्या होगा। ठीक है, चलो, तो ये हो गया रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। ये तो पूरा हो गया 9th क्लास का रेशनल नंबर कंप्लीट हो गया, सॉरी नंबर सिस्टम। क्लियर है। अब आता है 10th क्लास का रियल नंबर। अब रियल नंबर में क्या क्या है, एक तो यूक्लिड डिवीजन लेमा है a = bq + r वेयर r इज ग्रेटर देन 0 लेस देन, सॉरी r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन b होता है। बस यही यूक्लिड डिवीजन लेमा है। बस इसके बारे में स्टेटमेंट बोल सकते हैं कि सब यूक्लिड डिवीजन लेमा इज दिस, है ना। तो वेयर कंडीशन बोल सकता है, ऑप्शन दे सकता है कि आर की क्या क्या कंडीशन हो सकती है। एक ये ऑप्शन हो, एक अलग ऑप्शन हो जाए, एक ये हो जाए ग्रेटर देन 0 लेस देन बी, है ना, या फिर आर बोल दे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन ए बोल दे, आर इज ग्रेटर देन 0 लेस देन ए बोल दे। ये 4 कंडीशन दे दी, इस चारों में से कौन सा करेक्ट है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, बाकी आपको
सिंपल सा एचसीएफ निकालना आना चाहिए। एचसीएफ कैसे निकालते, आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड होता है जो डिवाइड करते जाते, जैसे मेरे को निकालना है 117 और 65 का निकालना है तो 117 लिखूंगा, 65 से डिवाइड करूंगा तो 65 कितना बचा है यहाँ पे, एक बार ही जाएगा शायद ना, 2 5 फिर अगेन 65 आएगा है ना, यहाँ 1 बार जाएगा 52 13 बचा, फिर इसको आगे लिखते हो वापस डिवाइड में 52। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, हो जादू ये रहा कि ये यहाँ पे आ गया, सॉरी ये यहाँ पे आ गया, फिर ये वाला यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब 52 में गया 4 बार चला गया तो 0 बन गया। जब 0 रिमाइंडर आएगा, जब 0 आपका रिमाइंडर आएगा तो जो डिवाइजर है ना, ठीक है, तो 13 आपका एचसीएफ हो गया। ठीक है, 13 आपका एचसीएफ हो गया। क्लियर। अब देखो एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करूं, है ना, एलसीएम और एचसीएफ ही है मेन तो, है ना, एलसीएम और एचसीएफ ही है ना। एचसीएफ को आप क्या बोलते हो, एक आप जीसीडी भी बोलते हो, इसको एचसीएफ को क्या बोलते हो, जीसीडी, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, है ना। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और एचसीएफ को आप जीसीडी भी बोलते हो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ठीक है, अब कोई भी 2 नंबर के लिए बात करूं तो एचसीएफ ऑफ 2 नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम ऑफ 2 नंबर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। कोई भी 2 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट उन दोनों के नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, और उसके बाद मैं बात करूं कि एचसीएफ और एलसीएम में क्या रिलेशन होता है, तो जो एचसीएफ होता है वो एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करता है ना। जो भी एचसीएफ होता है वो एचसीएफ कंप्लीट डिवाइड टू एलसीएम, है ना, या फिर ऐसे बोल सकते हो एलसीएम मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, मल्टीपल ऑफ एचसीएफ। ऐसा क्वेश्चन आया हुआ भी है कि, है ना, आपको बोल दिया कि 2 नंबर ये है, उनका एलसीएम ये है, तो बताओ एचसीएफ क्या होगा। तो एचसीएफ में मैंने 4 ऑप्शन दिए, उसमें से एक एचसीएफ नंबर ही था जो एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करता है, एलसीएम को कंप्लीट डिवाइड करता है, तो वही आपका एचसीएफ हो सकता है। तो पॉसिबल एचसीएफ जो होता है वो मल्टीपल ऑफ नंबर, सॉरी एलसीएम है वो मल्टीपल ऑफ एचसीएफ होता है ना। और जो एचसीएफ है ना वो नंबर से या तो छोटा होगा या बराबर होगा एचसीएफ, और एलसीएम जो होगा वो नंबर से बड़ा होगा या फिर बराबर होगा। ठीक है, एलसीएम का मतलब समझो ना, मल्टीपल तो मतलब नंबर का मल्टीपल होगा, फैक्टर यानी नंबर का फैक्टर होगा, तो फैक्टर तो हमेशा छोटा होता है नंबर से और मल्टीपल हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एचसीएफ और एलसीएम का कॉन्सेप्ट है इस पे, तो ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। बाकी एचसीएफ मतलब छोटा सा छोटा हिस्सा बोलते हैं ना, स्मॉल हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, जो मतलब ऐसा बोल सकता हूँ, इसको थोड़ा नंबर से लेके 20 और 16 की बात करूँ तो बड़ा सा बड़ा नंबर एचसीएफ क्या है, यहाँ पे सपोज एचसीएफ निकालते हो तो इसका 4 आता है और एलसीएम निकालोगे 2080 आएगा। ठीक है, इन दोनों को सिंपल थोड़ा सा लैंग्वेज में डालूँ क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आते हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम भी आती है, वहाँ काम आएगा। तो एचसीएफ क्या है, एचसीएफ स्मॉलेस्ट नंबर है, और सॉरी लार्जेस्ट नंबर है, सॉरी वापस बता रहा हूँ, एचसीएफ क्या है, लार्जेस्ट नंबर, बड़ा सा बड़ा नंबर जो इन दोनों में कंप्लीट डिवाइड हो रहा हो, मतलब इसमें इसका डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर 0 आएगा और सबसे बड़ा नंबर होगा। अब ऐसा देखो 2 का इसमें कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, इसमें भी कंप्लीट होगा, 2 एचसीएफ नहीं है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब ऐसा बड़ा सा बड़ा नंबर जो दोनों को कंप्लीट डिवाइड करे। ठीक है, तो 6 से बड़ा नहीं। एलसीएम क्या है, छोटा सा छोटा नंबर जो इन दोनों का मल्टीपल हो, है ना। बहुत मजेदार बात है ना, होता तो ये बड़ा है बट बोला जाता है कि छोटा सा छोटा नंबर जो इन दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो, जो इन दोनों का क्या हो, मल्टीपल हो, छोटा सा छोटा। 80 इससे बड़ा मल्टीपल भी हो सकता है, 160 इन दोनों का मल्टीपल है बट बड़ा है, छोटा सा छोटा मल्टीपल 80 होगा। तो ये दोनों चीज़ें हैं, आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हो, ये आप वर्ड्स प्रॉब्लम में यूज़ करते हो, वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपको कोई भी डाउट आता है तो हम आपके साथ जुड़े हुए टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ पे आप ज्वाइन करिए, वहाँ पे अपने डाउट क्लियर करते रहिए। क्लियर, तो होप आज जो अपने क्विक रिवीजन करा है नंबर सिस्टम और
रियल नंबर के बारे में, तो ज़रूर कमेंट करके बताना, है ना। इफ़ पसंद आती है वीडियो तो लाइक ज़रूर करना, और इफ़ ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है, ये वीडियो पहली वीडियो है, ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि अगली वीडियो भी उनको मिलती रहे, है ना। बाकी आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब नेक्स्ट लेक्चर में और नया कोई चैप्टर लेके आएंगे, ठीक है। बाकी आप स्टडी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।